बात करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की। सर नेशनलिज्म क्या होता है? देखो, देश में रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ है। ये नहीं हुआ है कि हमने अब अंग्रेजों से डरना सीख लिया ना, अब हमारे देश में लड़ने की, आजादी को पाने की चाहत और बढ़ गई थी। अभी तक इससे पहले क्या होता था, हम अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में रूप में लड़ रहे थे, कोई कहां कोई कहां, हम पूरे इंडिया में नहीं थे। अब पूरे इंडिया में क्योंकि ब्रिटिश रूल है और सबका दुश्मन कौन है? एक है। तो इसीलिए पूरे भारत, जब हम सबका दुश्मन एक है, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, तो चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, हाँ, चाहे गुजरात हो, हर जगह का दुश्मन कौन है? एक ही है। तो हम सब एक होने लगे। तो नेशनलिज्म क्या होता है? एक ऐसी फीलिंग होती है जब आपको अपने अपने लोगों से, अपने देश से प्यार होने लगता है। एक फीलिंग ऑफ कॉमन कॉन्शियसनेस होता है, एक फीलिंग ऑफ वननेस होता है। जब हम सबकी हिस्ट्री, हम सबकी पॉलिटी, हमारे सबकी कल्चर सब क्या सेम है, हम सबका बैकग्राउंड एक जैसा है और हम सबका दुश्मन भी एक ही जैसा है, तो हम सब एकजुट हो गए। हमारे देश अंदर देश प्रेम जग गया। हाँ, देश प्रेम जगने लगा। और इसके कई रीजन है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जो मैंने पहले ही बताया। फार्मर्स को अंग्रेज बहुत हाई लैंड टैक्स लगाते थे, उनको बहुत मजबूर करते थे, मारते पीटते थे, फार्मर्स इंडेप्टेड हो जाते थे, फार्मर्स सुसाइड कर लेते थे। और तो और आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैन बर्बाद हो गए थे, क्योंकि अब इनका कोई गुड्स खरीदने वाले नहीं थे। जो राजा यहाँ नोबल्स पहले खरीदते भी थे इनसे, वो सब बर्बाद होते थे। और ये अब एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हाई कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी, तो बाहर वाली कंट्रीज खरीद नहीं पा रही थी। तो इसीलिए ये आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैन बर्बाद हो गए। और क्या हुआ? वर्किंग क्लास बर्बाद हो गया, क्योंकि कोई काम नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास इंडस्ट्री नहीं है, देश में इंडस्ट्री नहीं थी उस समय। एजुकेटेड लोग भी बर्बाद थे, अंग्रेजों की रिप्रेसिव पॉलिसी चल रही थी। एक आग में घी का काम किया इसने, इसको पहचान लीजिए, इसका फोटो आना चाहिए आपके, फोटो उसको नजर में बैठा लीजिए। लॉर्ड लिटन, सबसे गंदे वॉइसरॉय अगर मुझसे पूछेंगे उनमें से एक है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने, देखिए यहां क्या कर रहा है लॉर्ड लिटन, देख लीजिए, यहां क्वीन का एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनने पर एक क्या कर रहा है? स्वागत हो रहा है, दिल्ली दरबार सजाया जा रहा है। हाँ, क्वीन विक्टोरिया को भारत की राज, कहते हैं ना, एम्प्रेस घोषित, साम्राज्ञी घोषित किया गया है। और इस पर उन्होंने लाखों रुपए खर्चे कर दिए। 1877 की बात है, दिल्ली दरबार लगाया इस लॉर्ड लिटन ने, दिखावे के लिए, चापलूसी में। और वहां इंडिया में उस समय फेमाइन आई हुई थी, अकाल आया हुआ था, और हजारों लाखों लोग भूखे मर गए, जिनको 1 रुपया नहीं दिया गया। तो यहां लाखों लोग मर रहे हैं भारतीय, और यहां पे उन लोग सेलिब्रेशन मना रहे हैं। लॉर्ड लिटन ने यहां खत्म नहीं किया काम, लॉर्ड लिटन ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो हमारे देश के लिए बड़े हानिकारक थे। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, जिसमें कहा गया कि जो इंडियन लोकल प्रेस है, अगर वो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ छापती है तो वह प्रेस को छीन लिया जाएगा। हाँ, वो प्रेस की मशीनरी को छीन लिया जाएगा और एडिटर्स को जेल में बंद कर दिया जाएगा। और बनाया आर्म्स एक्ट। ठीक है, आर्म्स एक्ट में कोई बुराई नहीं है, पर इस एक्ट में क्या खास बात थी कि अब जो इंडियंस हैं उनको लाइसेंस के द्वारा आर्म्स लेना परमिशन होगा। इंडियंस को आर्म्स रखने की परमिशन नहीं है, जबकि यह रूल यूरोपियंस पे, ब्रिटिशर्स पे अप्लाई नहीं होता है। ब्रिटिशर्स बिना आर्म्स रखे, बिना लाइसेंस लिए आर्म्स रख सकते हैं। मतलब हथियार रखना है, अगर गन रखना है तो इंडियन नहीं रख सकते हैं, अगर रखना है तो लाइसेंस देना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स रख सकते हैं। ये कैसा कानून है भैया? दोनों के लिए बराबर कानून होना चाहिए। और इसने बदमाशी क्या की, जो आईसीएस के एग्जाम की है, एज लिमिट घिसका दी, एज लिमिट नीचे की तरफ घिसका दी। इससे क्या हुआ? अब इंडिया के लोग आईसीएस मुश्किल से क्वालिफाई कर पाएंगे, आईसीएस मतलब सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। एक और बड़ी बदतमीजी हुई, देखिए, सीपी इल्बर्ट, ये एक अंग्रेजों के लॉ मिनिस्टर थे, क्या नाम था? सीपी इल्बर्ट। इन्होंने एक प्रोविजन बनाया कि जो इंडियन जजेस हैं, दे कैन टेक ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। मतलब जो भारत के द्वारा बनाए गए जजेस हैं, जो भारतीय नागरिक जज बन गए हैं, हाँ, आईएएस आईसीएस का एग्जाम पास करने के बाद जज बन जाते हैं ना, तो जो ये जज बन गए हैं, ये यूरोपियंस पर भी फैसला सुना सकते हैं। पर आप जानते हैं, ब्रिटिशर्स सारे एकजुट हो गए, उन्होंने बनाया डिफेंस एसोसिएशन। क्या बनाया? डिफेंस एसोसिएशन। और इन्होंने इस बात की मुखालफत की, इस बात का विरोध किया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। अगर ये बिल पास हो जाता, सीपी इल्बर्ट बनाया द्वारा बिल पास हो जाता, तो इंडियन और यूरोपियंस दोनों बराबर हो जाते। पर यहां साबित होता है कि हमेशा यूरोपियंस ने, हमेशा ब्रिटिशर्स ने अपने आप को ऊपर माना कि हम इंडियंस से ऊपर हैं। कभी भी हमसे, हमारे द्वारा डोमिनेट नहीं होना चाहते थे। हमको भी यकीन आ गया कि इनको फेयर प्ले या जस्टिस पसंद नहीं है। और आया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आया, इसमें सबसे महान रिफॉर्मर, इनको देख लीजिए, इनकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये है RRR, क्या? राजा राम मोहन रॉय। RRR मूवी का नाम नहीं ले रहा हूं, हाँ, सबसे महानतम, कहते हैं फादर ऑफ इंडियन रिनायंस। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको कहा था फादर ऑफ इंडियन रिनायंस। ठीक है, क्यों फेमस है? देखिए, ये महानतम रिफॉर्मर है, धर्म परिवर्तक है, सोच करने वाले हैं, और इन्होंने धर्म के प्रति नई नजरिया लाया। इन्होंने किताब लिखी, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। क्या किताब का नाम है? गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट मतलब होता है बिलीफ इन वन गॉड। ये आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, पर्दा सिस्टम के खिलाफ थे, रिचुअल्स और दिखावे के खिलाफ थे। इन्होंने विरोध किया मूर्ति पूजा करना का। हाँ, इन्होंने कहा सारे भगवान एक है और हमको क्या करना है? ईश्वर का प्रे करना है, मेडिटेट करना है, चैरिटी करना है। हमें सिर्फ क्या करना है? दिखावा नहीं करना है। इसीलिए बहुत जाने जाते हैं ये। इन्होंने एक सभा बनाई, नाम था आत्मीय सभा बनाई। बाद में इन्होंने बनाया ब्रह्मो समाज। यही ब्रह्मो समाज ने मोनोथीज्म के प्रिंसिपल को प्रचार किया।
मतलब बिलीफ, मोनो मतलब होता है वन, थीजम मतलब होता है बिलीफ, तो बिलीफ इन वन गॉड। धर्म ये बताता है कि भगवान एक है। और क्या किया इन्होंने सोशल कस्टम्स को, जैसे पॉलीगैमी होता है, कास्ट सिस्टम होता है, पर्दा सिस्टम है, इन सब का विरोध किया। बोला हमारे समाज की बहुत बुराई है ये सब, उन्होंने इन सब बुराइयों का विरोध किया। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, इनके इन्फ्लुएंस में आकर के सती सिस्टम को बैन कर दिया, कानून बनाया, सती सिस्टम बैन हो गया। और क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारी, कहते हैं लैंग्वेज के ज्ञाता थे, इनको ग्रीक आती थी, इनको हिब्रू आती थी, पर्शियन आती थी, हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, हाँ इतनी सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, संस्कृत आती थी। इन्होंने संवाद एक कौमुदी, क्या नाम है, संवाद कौमुदी, बंगाली में एक वीकली था वो निकाला, और पर्शियन भाषा में, हाँ मिरात उल अकबर, ये क्या किया, पर्शियन भाषा का एक न्यूज़पेपर निकाला। तो बड़े ज्ञानी थे। पॉलिटिकली भी इन्होंने बहुत काम किया, देखिए संवाद कौमुदी मैंने निकाला है, सामने रखिए इनके पेपर। और पॉलिटिकल मामले में क्या किया, अंग्रेजों से क्या कहा, अंग्रेजों को कहा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करिए, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कानून इंप्लीमेंट करते हैं और जो न्याय दिलाते हैं, दोनों अलग अलग होने चाहिए। इन्होंने कहा ट्रायल बाय ज्यूरी होनी चाहिए, अर्थात एक जज नहीं, कई सारे जज बैठ करके फैसला सुनाने चाहिए। इन्होंने जुडिशियल इक्वालिटी की बात की, कहा इंडियन और यूरोपियंस को बराबर माना जाए। और इन्होंने इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सर्विस का वादा दिया कि इंडियन सर्विसेज को कौन चलाए, इंडियन चलाएं, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी में। अगले व्यक्ति को देखिए, इनका तस्वीर देखिए, ज्योतिबा फुले। हाँ, ये एक लो कास्ट को बिलोंग करने वाले, खुद भी एक माली कास्ट को बिलोंग करने वाले थे, बट हाईली एजुकेटेड थे। तो इनको जो समाज में बुराई दिखाई दी, उन्होंने देखा कि जो लो कास्ट हिंदूज हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने उन पर किताब लिखी, इनकी किताब का नाम है गुलामगिरी, है ना। इन्होंने अपनी वाइफ, इनकी वाइफ मतलब ज्योतिबा फुले और इनकी वाइफ सावित्री फुले, इन दोनों ने मिलकर के पहला गर्ल्स स्कूल खोला पुणे में, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल पुणे में खोला, हाँ पहला गर्ल्स स्कूल खोला। बाद में इन्होंने लड़कियों के लिए भी स्कूल खोला। अर्थात ज्योतिबा फुले का मानना था कि वुमेन एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वुमेन्स आर मोर सुपीरियर देन मेन एंड टू मेक दैट शी हैज टू गेट एजुकेटेड। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला उन्होंने, कहा कि लड़कियां आदमियों से सुपीरियर होती हैं और उनको सुपीरियर बनाए रखने के लिए उनको एजुकेट होना पड़ेगा। इन्होंने लड़कियों का स्पेशल स्कूल खोला। बाद में 1854 में अनाथ बच्चों के लिए भी स्कूल खोला। इन्होंने गुलामगिरी किताब लिखी। इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा सत्य शोधक समाज। क्या? सत्य शोधक समाज, जिसका मेन मकसद था हमारे समाज में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं, उन पर हो रहे अत्याचारों पर, ताकि उनको क्या मिले, समाज जस्टिस दे सके, टू गेट दी जस्टिस फॉर दी डाउन ट्रॉडन एंड दी वीकर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। इन्होंने यह सोसाइटी बनाई, नाम था सत्य शोधक समाज, ठीक है। अब आते हैं और रिफॉर्मर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे स्वामी दयानंद जी आए, स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत प्रसिद्ध थे। इन्होंने नारा दिया था इंडिया फॉर इंडियंस, हाँ इंडिया फॉर इंडियंस, और इन्होंने स्वराज पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, मतलब यह देश हमारे कंट्रोल में हो, हमारे कंट्रोल, ये सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आप देख पाएंगे स्वामी दयानंद जी को। और आए स्वामी विवेकानंद जी, जो अब तो आप जानते ही हैं, यूथ के लिए जाने जाते हैं। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर हैं स्वामी विवेकानंद। अब बात करते हैं, उस जमाने में न्यूज़पेपर था आनंद बाजार पत्रिका, उस जमाने में न्यूज़पेपर था द बंगाली, द ट्रिब्यून, द पायनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तुम्हारे घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है? तुम्हारे घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है? टाइप करो, लिखो, अभी लिखो, हाँ टाइप इट, बताइए आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है। तो ये वो न्यूज़पेपर है जो अंग्रेजों के जमाने में चलते थे, और ये अंग्रेजों को क्रिटिसाइज करते थे, क्या अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। तो इट वॉज द न्यूज़पेपर दैट स्प्रेड पैट्रियोटिज्म, तो देश प्रेम की भावना जगाना, लिबर्टी, लिबरल आइडियाज, ठीक है ना, जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिखाया गया, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी। तो दुनिया में क्या चल रहा था इसका पता हमें न्यूज़पेपर से पता चला। और अंग्रेज कहाँ हमारे इंडियंस के साथ अत्याचार कर रहे थे, इसका पता कहाँ चला? न्यूज़पेपर से। भाई कहीं पे भी अंग्रेजों ने किसी को लाठीचार्ज किया, किसी को जेल में बंद किया, तो न्यूज़पेपर वाले अंग्रेजों की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे। आज भी करते ही, न्यूज़पेपर वाले किसी से नहीं डरते हैं, ना 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 ना, मोदी से किसी से नहीं डरते। आपको पता होना चाहिए शायद वाली बात, न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले किसी से नहीं डरते आज भी, हाँ आपको बता दे रहे हैं। और प्रेस क्रिटिसिज्म करती थी अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश का, और ब्रिटिश के ट्रू नेचर को, अंग्रेजों का असली रूप जनता को किसने बताया? हाँ, जनता में कहते हैं ना आग पैदा कर दी किसने? न्यूज़पेपर वालों ने। और क्या किया? लोगों का व्यूज, विचार एक्सचेंज किया, और दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी भी न्यूज़पेपर से मिलने लगी। तो ये था रोल ऑफ न्यूज़पेपर। अब आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है। तो बहुत सारी एसोसिएशन बनी, सबसे पहली एसोसिएशन बनी लैंड होल्डर्स एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी, कलकत्ता में बनी थी 1838 में। बहुत समय तक चली नहीं, सोसाइटी बंद हो गई। उसके बाद आई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फाउंडर का चेहरा देख लीजिए और इनको अपने हृदय में बसा लीजिए। ऐसे प्रिय, ऐसे पवित्र, ऐसे पावन लोगों को जितना नमन किया जाए कम होगा। हाँ, परम आदरणीय दादा साहेब फाल्के। हाँ, ये एक प्रोफेसर थे, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोफेसर थे एफिल्सन कॉलेज में। और जब इंडिया में, ये पारसी थे याद रखिएगा,
जब इंडिया में अंग्रेजों का गुलाम चल रही थी, तब ये लंदन में गए और वहां पर दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया, दादा भाई नेहरू जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, लंदन में गए, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीता और वहां जाकर के अपनी शिकायत की। इनको कई बार कहा गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने अंग्रेजों की पार्लियामेंट में अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों की बुराई की, मतलब पार्लियामेंट को बताया कि किस तरीके से भारत में इंडियंस के साथ ही अंग्रेज बुरा काम कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आई, इनको भी पहचान लीजिए, आदरणीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्रेडिट जाता है कि ही वॉज द मैजिस्ट्रेट। हाँ, ये मैजिस्ट्रेट थे और इन्होंने मैजिस्ट्रेट होते हुए भी अपना पद त्याग दिया, क्योंकि इनको लगा कि मैं देश सेवा से समझौता नहीं कर सकता, मेरा काम और अंग्रेजों की सेवा में नहीं एक साथ कर सकते। इन्होंने छोड़ दिया अपना पद। ये सिविल सर्वेंट थे। हाँ, और इन्होंने क्या किया, एसोसिएशन बुलाई सारे इंडिया के लॉयर्स की, प्रोफेशनल्स की, नाम रखा इंडियन एसोसिएशन। इसका पर्पस था कि एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जा सके और सारे धर्मों के लोगों के बीच में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए। सारे धर्म के लोगों को बुलाया, एसोसिएशन बुलाया। इनके एसोसिएशन के अंडर में ही क्या हुआ, जो अंग्रेजों की बुराइयां थी जैसे लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। हाँ, और इसके बाद आई इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि बाद में आगे जाकर के क्या हो जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडल बन जाएगी। ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी बुलाते हैं। अब आते हैं कैसे बनी कांग्रेस। कैसे बनी कांग्रेस, तो ए ओ ह्यूम नाम है, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने फाउंड की कांग्रेस। फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई पुणे में मीटिंग बुलाई गई, और पर पुणे में प्लेग आ गया। और समय कौन सा था, दिसंबर का समय था, दिसंबर का महीना था और साल था 1885। पर पुणे में प्लेग आ गया तो मीटिंग को कैंसिल करके क्या कर दिया गया, पोस्टपोन करके मुंबई कर दिया गया। कहां पर, मुंबई कर लिया गया। और मुंबई में मीटिंग को जो चेयरमैन थे इसके, वो थे WC बनर्जी। आप देख पा रहे हैं इधर, वोमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में मुंबई में मीटिंग हुई, नाम दिया गया इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नेहरू जी ने कहा कि यूनियन शब्द हटा दिया जाए नाम के आगे और कांग्रेस लगा दिया जाए, और इसका नाम बन गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लॉर्ड डफरिन उस समय देश के वाइसरॉय थे। उन्होंने खुद कांग्रेस को बनाने में मदद की। वो खुद सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये एक सेफ्टी वॉल का काम करेगी। क्या करेगी ये कांग्रेस, जो है वो क्या करेगी, सेफ्टी वॉल का काम करेगी। वो चाहते थे कि कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनाई जाए, एक संस्था बनाई जाए इंडियंस की, जो कि पॉपुलर डिसकंटेंट में, मतलब लोग भड़क न जाएं, लोग विरोध न करें और कहीं ज्वाला फट न जाए, तो इससे पहले क्या हो जाए, हमको पता चल जाए। जैसे प्रेशर कुकर फटता नहीं है, बहुत तेज सीटी देता है, तो सीटी क्या करता है, प्रेशर कुकर को फटने से बचाता है। अंदर जो तपन पैदा हो रही है, अंदर जो खूब सारी जो कहते हैं ना स्टीम पैदा हो रही है, उसको रिलीज करता है सीटी। तो इसीलिए लोगों का सेफ्टी वॉल बनाने के लिए, ठीक है, इसके लिए उन्होंने, फायदा अंग्रेजों का ही था इसके प्रति, ठीक है। इसका एम क्या था, इसका एम था देश में पॉपुलर डिमांड पैदा करना, नेशनल फीलिंग पैदा करना, फ्रेंडली रिलेशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज पैदा करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट देश का पब्लिक ओपिनियन तैयार करना। पहला सेशन कांग्रेस का बुलाया गया, जिसमें उमेश चंद्र बनर्जी होंगे। कहां होगा, मुंबई में होगा। सेकंड सेशन बुलाया जाएगा कोलकाता में, और प्रेसिडेंट होंगे दादा भाई नेहरू जी। हाँ, दादा भाई नेहरू जी, वही दाढ़ी वाले बाबा दिखाया था तुमको ना, दाढ़ी वाले बाबा दिखाया था, वही दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 23rd सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय सूरत का स्प्लिट होने वाला है, ठीक है, इसलिए इसका सेशन